हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है 5th सेमेस्टर में, तो उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो सारे क्वेश्चन है देखिए यूनिट वाइज सेलेक्ट किए गए हैं और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन जैसे कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं करा पाया हूँ, तो मैंने कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है। एंड बाकी अगर आपने सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं तो उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड इससे आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है कि देखिए अभी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आपको ना पाँचों यूनिट से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा, पास हो जाओगे। तो बात करते हैं यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हैं 23 होने वाले हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यूनिट हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में, तो यह है देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल क्या है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट इसी के बारे में है कि एक हमारा एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था और उसी के बारे में 2 यूनिट है, यानी कि हमको एक्चुअली में पहला क्वेश्चन यही समझना है कि एक्ट है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है मोस्टली, अगर 7 मार्क्स में आता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो बात करें एक ऐसा रूल था, बोले तो एक ऐसा ये एक्ट था जिसने पूरी मतलब फार्मा इंडस्ट्री को एकदम चेंज कर दिया, बोले तो एवेलुएट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि देखिए पढ़िए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एक्ट विच रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। यानी कि देखिए स्टार्टिंग के दिनों की मैं थोड़ी बात बताऊं आपको कि जैसे कि सपोज आप एज्यूम करो कि हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, तो उन दिनों क्या होता था, जो मेडिसिन्स बेची जाती थी, बोले तो जो वही आयुर्वेदा में क्या था अपना जड़ी बूटी वगैरह, तो उस टाइम पे कुछ ये नहीं था कि भाई आप ही मेडिसिन बेच सकते हो या बोले तो आपको नॉलेज है तो आप ही ये बेच सकते हो। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में जब वर्ल्ड वार वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा खपत बढ़ गई थी मेडिसिन्स की। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनको एक्चुअली में फार्मेसी की कुछ नॉलेज थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने वही मतलब मेडिसिन्स का कारोबार करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि जो पेशेंट थे उनके लिए सेफ्टी जो थी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी, यानी कि सेफ्टी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कुछ पेशेंट मेडिसिन को खाने के बाद भी मर जाते थे या बोले तो उन्हीं की वजह से मर जाते थे। तो इसी को देखते हुए जो भी गवर्नमेंट होगी उस टाइम पे, तो वहाँ पे यही एक्ट लाया गया, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यानी कि एक ऐसा कानून कि जो कंट्रोल करता है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि हमारी कंट्री में कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए इसको कंट्रोल करता है, हमारी कंट्री में कौन सी ड्रग मैन्युफैक्चर की जानी चाहिए और कौन कर सकता है ये वो कंट्रोल करता है, और कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट की जानी है बोले तो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किसका ये रोल है बोले तो किसका ये राइट है, तो ये सारी चीज़ कंट्रोल करता है। एंड सेल कौन कर सकता है, यानी कि ये समझो जो मेन पॉइंट थे, मेन मुद्दे थे, उन सभी पे इन्होंने क्या करा, अपना असर डाला इस एक्ट ने। और उससे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ आम इंसान को। आम इंसान को क्योंकि देखिए अगर मेडिसिन सेफ मिलेगी, इफ़ेक्टिव मिलेगी, तो क्या होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर पहले हम बात करें वही मतलब 1930 के करीब में, तो मेडिसिन ऐसे ही कोई भी देता था, लेकिन फिलहाल सपोज हमारे पास कोई एक भी मतलब कि ड्रग है, पैरासीटामोल है, तो हमें पक्का विश्वास है कि ये ड्रग हमारे लिए सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और इसको खाने के बाद 15-20 मिनट में बुखार उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 पॉइंट है, यानी कि इम्पोर्ट को कंट्रोल करता है, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड सेल को। ठीक है। बात करते हैं इसके आगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसे कि आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो देखिए पहला है कि टू इंश्योर द कॉस्मेटिक एंड ड्रग सोल्ड इन इंडिया आर सेफ एंड इफेक्टिव, यानी कि ये जो एक्ट है ये श्योर करता है कि जो भी मेडिसिन हमारे इंडिया में बेची जा रही हैं वो सेफ भी हैं और इफेक्टिव भी हैं, है ना, मतलब एकदम गारंटी सी दे रहा है। दूसरा पॉइंट है देखिए इट रेगुलेट इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सो स्पूरियस ड्रग डोंट गेट मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ये इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारी नकली दवाएं हैं, स्पूरियस का मतलब है नकली दवाएं, यानी कि जो बाहर से दिखती अच्छी हैं लेकिन असर कुछ भी नहीं होता, ये ऐसी मेडिसिन को बनने नहीं देता है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, यानी कि ये दो कमिटीज़ हैं, दो आप ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, जो कि ड्रग टेक्निकल मैटर्स पे क्या है एडवाइस देती हैं हमारी गवर्नमेंट को। तो ये भी किसके द्वारा ही ये रेगुलेट किया जाता है बोले तो इस्टेब्लिश किया गया था, वो हमारा कॉस्मेटिक एक्ट आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तभी से ये जो है रेगुलेट किया गया था। तो आई होप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट में जो बनता है, देखिए वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एक है मिस ब्रांडेड ड्रग, और एक है हमारा स्पूरियस ड्रग, एंड एक है हमारा अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो इसमें से देखिए कोई एक ही डेफिनेशन आती है, अगर ये तीनों बाई चांस आ जाती हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली आपका बन जाएगा। तो ये जो है क्या कहना चाहती हैं तीनों टर्म्स जो है, देखिए इनको बात करें तो देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग, तो देखिए जैसे कि मिस ब्रांडिंग का मतलब मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ में लिखा है कि ब्रांडिंग ऑफ एनी ड्रग इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग मैनर, यानी कि किसी भी ड्रग की हम ऐसी ब्रांडिंग करें मिसलीडिंग तरीके से, एकदम गलत तरीके से। गलत का मतलब है कि वो एक्चुअली में वो चीज़ है ही नहीं और उसको हम दिखा रहे हैं उसको बाहर से, तो दिखावा करना, दिखावटी चीज़ें हम बाहर से अच्छी शो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उसमें कुछ भी फ़ायदा की चीज़ है नहीं। तो ऐसी ड्रग को हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। देखिए रटना बिल्कुल नहीं है, आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं क्लियर करूँगा, आप बिल्कुल खुद बना करके ही लिखोगे। देखिए पहला पॉइंट समझो कि इफ़ मैंने लिखा है कि ए ड्रग में बी मिस ब्रांडेड, यानी कि एक ड्रग मिस ब्रांडेड हो सकती है। कब हो सकती है? इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड एंड पॉलिश्ड which cover its damage and make its appearance more better than its therapeutic value, यानी कि कोई ड्रग जो कि ऐसे कलर की जाती है, ऐसे कोटिंग की जाती है, ऐसे पॉलिश की जाती है, जो कि उसका जो भी डैमेज हुआ पड़ा है बोले तो इंटरनली जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको कवर कर देता है कोटिंग वगैरह, कलर वगैरह, एंड उसका जो अपीयरेंस है उसको ये मोर अट्रैक्टिव भी बना देते हैं सारी चीज़ें, यानी कि कलरिंग और कोटिंग या बोले तो पॉलिशिंग वगैरह। और एक्चुअली में उसका थेराप्यूटिक वैल्यू इतना होता नहीं है, बोले तो बाहर अच्छी तो वो दिखेगी लेकिन एक्चुअली में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। तो एग्जांपल इसके आप रिलेट करना, जैसे लड़कियों के केस में क्या होता है, लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं। आपने रील वगैरह देखा होगा कि कई बार जो दुल्हन होती है वो मतलब मेकअप करने से पहले कैसी होती है, मेकअप करने के बाद कैसी चेंज हो जाती है ना। मतलब वो एकदम दिखावटी है, बोले तो आप मिस ब्रांडिंग को आप एक ही वर्ड में समझ सकते हैं कि दिखावा करना। एक्चुअली में वो बाहर से जो दिख रही है लड़की ऐसी है नहीं, लेकिन अंदर जो है वो आपको पता ही है, मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी ड्रग हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आगे एक और पॉइंट आप देखना यहाँ पे कि इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि अगर हमारी ड्रग एकदम प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल्ड नहीं है तो भी वो मिस ब्रांडेड हो सकती है। अब ये लेबल्ड का मतलब क्या है, यानी कि देखिए आपने मेडिसिन देखी होंगी उस पर फुल डिटेल नहीं लिखी होती कि इसमें कितने इंग्रेडिएंट है, कितने mg की ड्रग है, कौन सा बैच नंबर है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कौन सी एक्सपायरी डेट है। अगर वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लेबल नहीं है वो भी हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में ही आ जाएगी। एक है देखिए पॉइंट वो है इफ़ इट्स लेबल या कंटेनर कंटेन्स एन स्टेटमेंट या डिज़ाइन विच मेक्स फॉल्स क्लेम फॉर ड्रग, यानी कि अगर ये जो ड्रग है हमारी उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि एक्चुअली में उस ड्रग से वो रिलेट ही नहीं करती हैं। यानी कि जैसे कि सपोज हमने किसी मेडिसिन पर लिख दिया कि 15 मिनट में छुटकारा पाएँ कैंसर से, अब ऐसे 15 मिनट में छुटकारा थोड़ी मिल सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी कोई भी लाइन जो कि ड्रग के लिए बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल वो मिसलीडिंग वहाँ पे कर रही है, तो वो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रटना बिल्कुल नहीं है, बस एक टर्म याद कर लो, यानी कि मिस ब्रांडिंग का मतलब है दिखावा करना, यानी कि वो ड्रग जो बाहर से खूब अच्छी दिखती है लेकिन एक्चुअली में उनका थेराप्यूटिक वैल्यू 0 होता है। ठीक है, बात करते हैं स्पूरियस ड्रग। देखिए स्पूरियस का मतलब होता है नकली या बोले तो जाली, मतलब दिखती वो ओरिजिनल की जैसी है लेकिन एक्चुअली में वो नकली है। लिखा है कि फनी बट लुक्स लाइक ओरिजिनल, कि नकली है पर दिखती वो ओरिजिनल के जैसे है। बेस्ट एग्जांपल जैसे कि बिसलेरी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है मतलब वाटर के लिए। बिसलेरी के जैसे कई आपने देखे होंगे ना, जैसे कि एक है ब्रिसली और एक है बेसलेरी, मतलब कई हैं वगैरह वगैरह। वो नेम मतलब भ्रमित करते हैं जो भी कस्टमर होता है कि यार ये बिसलेरी ही है, एक्चुअली वो बिसलेरी नहीं होती लेकिन दिखती तो वो ओरिजिनल के जैसे ही है। तो ऐसी ड्रग है हमारी स्पूरियस ड्रग। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कैसे करोगे देखिए टर्म में कि ए ड्रग कॉल्ड स्पूरियस है। एक ड्रग हमारी स्पूरियस कही जाती है, कब कही जाती है कि इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, यानी कि अगर वो इस नेम से बेची जाती है बोले तो मैन्युफैक्चर की जाती है जो कि एक्चुअली में किसी और ब्रांड का नेम है, तो वो हमारी स्पूरियस ड्रग है। ठीक है, इफ़ इट रिजेंबल्स और लुक्स सेम एज अनदर ड्रग, अगर हमारी ड्रग किसी दूसरी ड्रग की जैसी दिखती है
या हमारा कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे ड्रग के जैसा प्रोडक्ट के जैसा हूबहू दिखता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पूरियस प्रोडक्ट कहलाएगा। एंड इफ़ द लेबल कंटेन्स सच कंपनी नेम विच डज नॉट एग्जिस्ट, या हमारा जो लेबल है बाहर का जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी मेडिसिन पे, वो ऐसी कंपनी का नाम रखता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हमारी क्या है, स्पूरियस ड्रग है। ठीक है, बात करते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड का क्या मतलब, देखिए अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावटी, है ना, मिलावट, यानी कि डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग, किसी भी ड्रग की क्वालिटी को डिक्रीज करना, वो कहलाता है हमारा अडल्ट्रेशन। एग्जांपल जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे कि हमारा जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, सपोज करिए जैसे कि हमारे यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 1 लीटर इसमें सपोज करिए मिल्क है हमारा 1 kg, और यहाँ पे हमारा आधा किलो हमारा क्या है, मिल्क है, और हमने इसमें आधा किलो क्या है और पानी डाल दिया, बोले तो ये भी हमारा 1 kg हो गया। एक्चुअली में ये क्या है, हमारा ओरिजिनल है, ये क्या है हमारा, ये अडल्ट्रेटेड है, यानी कि पानी यानी कि लिक्विड हमने इसमें ऐड कर दिया जो कि मिल्क के जैसा ही लग रहा है, और उसने उसकी क्वालिटी को कम कर दिया है। तो ऐसी ड्रग हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग है। तो अगर आप डिफाइन करोगे कैसे कि ए ड्रग कॉल्ड अडल्ट्रेटेड इफ़ इट कंटेन्स डिकम्पोज्ड और इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि ऐसी ड्रग जिनके अंदर कुछ इम्प्योर डिकम्पोज सब्सटेंस हैं, वो हमारी क्या है, अडल्ट्रेटेड है। एंड इफ़ इट इज़ प्रिपेयर्ड या पैक्ड और स्टोर्ड इन कंटामिनेटेड कंडीशन, यानी कि एक ऐसी ड्रग जो कि ऐसी कंडीशन में बनाई गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी है गंदगी है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे, क्योंकि वो उसके एक्चुअल इफेक्ट को चेंज ही कर देंगे। एंड इफ़ इट्स कंटेनर मेड अप ऑफ पॉइजन और डेंजरस सब्सटेंस, यानी कि जिसके अंदर हमारी ड्रग भरी हुई है, अगर वही कंटेनर डेंजरस है, पॉइजन वाला है, तो वो भी हमारा क्या कर सकता है, उसके इफेक्ट को अडल्ट्रेट कर सकता है। एंड इफ़ इट कंटेन्स हार्मफुल या टॉक्सिन सब्सटेंस विच कॉज हेल्थ इशू, या बोले तो उस ड्रग के अंदर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे हेल्थ के काफ़ी इशू हो सकते हैं, वो हार्मफुल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने डिटेल में क्यों बताई हैं, कि ये जो है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि देखिए क्या है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इन तीनों को डिफाइन कीजिए। तो एक एक टर्म में याद कर लेना, मिस ब्रांडिंग बोले तो दिखावा करना, स्पूरियस बोले तो नकली, एंड हमारा अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन ये छोड़ दिया था कि मुझे बाद में याद आया कि क्या है डिफाइन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखिए वर्ड को ब्रेक कर दो, फार्मास्यूटिकल बोले तो रिलेटेड टू ड्रग, रिलेटेड टू फार्मेसी। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है स्टडी ऑफ लॉज, यानी कि फार्मेसी के अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी लॉज हैं, उनकी स्टडी करना, वही है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वो है डिफाइन इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड विच ड्रग आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। ड्रग का इंपोर्ट करना मतलब वो क्या है, उसको आपने थोड़ा डिफाइन करना है, और कौन कौन से ड्रग हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो ये कई बार 2 मार्क्स में, कई बार 7 मार्क्स में आता है। यानी कि देखिए इंपोर्ट का मतलब क्या होता है आपने पता ही होगा, यानी कि किसी दूसरे देश से, किसी अदर कंट्री से अपने देश में कोई भी प्रोडक्ट को लाना, कोई भी ड्रग को लाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो वही है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग मीन व्हेन एनी ड्रग या प्रोडक्ट इज ब्रॉट इनटू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, और ये जो इंपोर्ट, अगर हम किसी ड्रग का इंपोर्ट हम करते हैं अपने कंट्री में, तो उसके लिए ना लाइसेंस वगैरह लेना होता है, वो भी हमारे कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू ही, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है उसके द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। एंड कौन कौन से ड्रग को हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो पहला देखिए वो है एनी ड्रग या कॉस्मेटिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऐसी ड्रग जिसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, स्टैंडर्ड लेवल की नहीं है, उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड बोले तो उन पर बैन लगा हुआ है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है एनी मिसब्रांडेड और स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग। तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, दिखावा वाली, मिलावटी वाली और नकली वाली। तो ऐसी ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एनी ड्रग विच इंपोर्ट विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस। बिना इंपोर्ट लाइसेंस के इंपोर्ट होने वाले ड्रग को भी हम क्या करते हैं, मतलब वो बैन होती है, उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एनी ड्रग विच नॉट शो द ट्रू फार्मूला एंड इंग्रेडिएंट ऑन लेबल। लेबल का मतलब मैंने समझाया था ना कि जो बाहर जो भी कवरिंग होती है हमारी मेडिसिन के ऊपर, तो उसकी जो डिटेल लिखी होती है, अगर वो पूरे तरीके से अपने फॉर्मूला को नहीं बता रहा है कि इसमें कितने mg हमारी कौन सी मेडिसिन है, कितना mg कौन सी ड्रग है या कौन सा एक्सपिएंट है, तो ऐसी ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट है देखिए पॉइंट, एनी ड्रग या कॉस्मेटिक विच हैव टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि उसके अंदर कोई टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एंड ऐसी ड्रग इनकी एक्सपायर डेट जो है वो निकल चुकी है और लेबल्ड जो भी हमारा लेबल वहाँ पे किया गया वो एकदम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, ठीक ठाक उस पर फुल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, तो उनको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी कि ज़्यादातर वो क्या करते हैं, आपने हमारे इंडिया में क्या बन चुका है कि हम फार्मेसी कर रहे हैं, बहुत सौ कहते हैं यही एम होगा कि हम फार्मेसी करेंगे, लाइसेंस हमको मिलेगा और किसी को हम 10-5 हज़ार रुपये में लाइसेंस को हम रेंट पे देंगे, बाकी हम अपनी कहीं जॉब करके अदर सोर्स से इनकम कमाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल इलीगल होता है, यानी कि किसी को भी अपना लाइसेंस लोन पे देना या रेंट पे देना, जो कि हमारे इंडिया में तो एकदम लीगल सा ही लगने लगा है, एक्चुअली में वो इलीगल है। तो लोन लाइसेंस का मतलब वो लोन पे लाइसेंस देना नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या, देखिए लोन लाइसेंस मीन ए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑन रेंट फ्रॉम एफडीए। एफडीए क्या है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारा होता है ये एक अथॉरिटी होती है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल से और समझिए, देखिए आपको बेटर समझ में आएगा कि सपोज़ कर यहाँ पे एक बंदा है, सपोज़ ये मैं ही हूँ, जैसे कि मेरा नाम सहरुद्दीन है, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, और एक मैं मान लेता हूँ मेरा फ्रेंड है अब्दुल, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो अब देखिए समझना, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यानी कि ए पर्सन हु डज नॉट हैव इज ओन फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट हु विश टू अवेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज owned बाई अनदर लाइसेंस, सो दिस लाइसेंस कॉल्ड लोन लाइसेंस। यानी कि एक ऐसा बंदा, सपोज यानी कि मेरे पास क्या है, कोई देखिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने किसी मेडिसिन की करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस। और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस तभी मिलेगा कि जब वो पूरी अथॉरिटी जो है वो ये पूरा इंस्पेक्ट कर लेगी कि आपके पास कंपनी है भी या नहीं है, कि आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं या फिर नहीं है, वरना लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यानी कि मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रुपए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेडिसिन का प्रोडक्शन करूँ। दूसरी तरफ है अब्दुल, जो कि मतलब अच्छे खासे उसकी यहाँ पे कंपनी चल रही है, उसका खुद का भी लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, और वो अपना काम कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो एफडीए जो है, जो हमारी अथॉरिटी है, जो कि हमें क्या लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो मैं उससे कहूँगा, या बोले तो एक एप्लीकेशन लिखूँगा लोन लाइसेंस के लिए कि मेरे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, लेकिन जो दूसरा बंदा है यानी कि अब्दुल जो है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो मेडिसिन मैं उसको बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे आप लाइसेंस दे दो। ध्यान रखना, लाइसेंस कौन दे रहा है, अब मैं अब्दुल का लाइसेंस नहीं ले रहा हूँ, ये तो बिल्कुल इलीगल है, जो कि हमारे यहाँ तो इंडिया में लीगल सा ही लगता है। मैं एफडीए से ही एक दूसरे तरीके का लाइसेंस ले रहा हूँ, जो कि जिसको हम लोन लाइसेंस बोलते हैं, कि मेरे पास रुपए हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ पर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो वो है हमारा लोन लाइसेंस। तो समझ आ गया होगा, पढ़ के मैंने बता दिया है, मैंने नोट करके भी लिखा है कि दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाई एफडीए, ये एफडीए द्वारा दिया जाता है लाइसेंस, ना कि हमने किसी का रेंट पे दूसरी कंपनी का ही उठा लिया। समझ रहे हो। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग का मतलब क्या है, री मीन्स दोबारा, अगेन, पैकिंग मीन्स पैकिंग करना। हम देखिए पैकिंग करते हैं अपनी मेडिसिन की, तो होता क्या है, देखिए सपोज करिए इसके, हाँ यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये हमारा बल्क में सपोज करिए 20 किलोग्राम सिरप है, हमारा इस ड्राम टाइप में कुछ सिरप भरी हुई है, एग्जांपल करिए सपोज। तो अब उसको ना छोटे छोटे 100 ml के कंटेनर्स में फिल करना है, तो हर कोई तो फिल नहीं करेगा, बोल तो उसकी लेबलिंग वगैरह भी करनी होती है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है। तो यानी कि दोबारा से जो बल्क कंटेनर है वहाँ से छोटे छोटे कंटेनर में पैक करना, बोले तो रीपैक करने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है वही आपका रीपैकिंग लाइसेंस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट फर्स्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कवर किया है, बोले तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एक दो इसमें लॉन्ग भी सॉल्व किए हैं, वो आपको कवर हो चुका है। बात करते हैं सेकंड यूनिट, जो कि वही आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का आगे को बढ़ा करके दे दिया है कि इसमें आपके शेड्यूल्स हैं। देखिए शेड्यूल आप बिल्कुल इनको पढ़ लेना, बोले तो कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ है वो तो आपने पढ़ ही लेना है। आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा, यूनिट फर्स्ट में ही है वो। तो इसमें जो डिटेल स्टडी है वो है GHMN PTU VXY इन सभी शेड्यूल्स के बारे में, और यहाँ पे कुछ होल सेल, रिटेल सेल, इन सभी के बारे में, लाइसेंस के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज शेड्यूल G एंड शेड्यूल H। तो ये काफ़ी यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। देखिए शेड्यूल G की मेडिसिन क्या है, यानी कि ऐसी मेडिसिन
देखिए, जिनको हम बिना डॉक्टर की परमिशन बोले तो उनकी सुपरविज़न के अंडर ही हम लेते हैं। बोले तो अगर डॉक्टर नहीं है और उसके बिना अगर हम ले रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम कॉज़ कर सकते हैं। यानी कि दीज़ आर दोज़ ड्रग व्हिच आर यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविज़न। और उनके पूरे कंटेनर पे बोले तो लेबलिंग पे एक कॉशन होता है, बोले तो लिखा होता है कॉशन, यानी कि खतरनाक, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या बोले तो सावधान। यानी कि ऐसी ड्रग जिनके ऊपर कॉशन लिखा होता है वो हमारी शेड्यूल जी की ड्रग होती हैं, जैसे कि थियोटेपा है, मरकेप्टोप्यूरिन है एंड कार्ब्यूटामाइड है। लेकिन मैं एक रियलिटी भी बता देता हूँ अपने इंडिया में कि देखिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के या कैसे भी आप सब मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें, यानी कि उन्हें क्या, मतलब हम ही तो आगे जाके मेडिकल स्टोर वगैरह खोलेंगे या कोई भी खोलेगा। उनको फ़िलहाल क्या है, उन्हें तो बस अर्निंग करनी है, उन्हें ये नहीं लेना कि कौन कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, कौन सी ड्रग कैसी। लेकिन आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एकदम अच्छे तरीके से काम करेंगे लीगल तरीके से। एंड नेक्स्ट हमारा शेड्यूल एच, यानी कि शेड्यूल एच क्या होता है, दीज आर दोज ड्रग विच आर सोल्ड अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। यानी कि ऐसी ड्रग जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, उनको हम शेड्यूल एच के अंदर मतलब कैटेगरी के अंदर बोलते हैं। तो इनके ऊपर ना देखिए RX सिंबल लिखा होता है, ये RX जो है ये उनके ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है, और वहाँ पे लाल कलर में आप देखना, वहाँ पे वार्निंग लिखी होती है, शेड्यूल एच की वार्निंग की, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए RMP, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो प्रिस्क्रिप्शन है केवल उसी के अंडर आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब तो मेडिकल स्टोर वाले विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी कुछ भी दे देते हैं, मतलब ये तो अपने इंडिया में नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे एग्जांपल बात करें जिसके एल्बेंडाजोल है, एल्प्राजोलम है, एवेकेवेर है, तो ऐसी मेडिसिन को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ में, पर अपना तो चलता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है राइट इन ब्रीफ अबाउट शेड्यूल एम एंड GMP गाइडलाइन। तो शेड्यूल एम जो है कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया है कि एक्चुअली में है क्या, वो आपने बताना है। और इसी में आती है GMP गाइडलाइन। GMP का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल एम का मतलब क्या है, सपोज करिए आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, आपने कहाँ कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कहाँ पे आपका वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट होगा, कहाँ से कितनी इक्विपमेंट होनी चाहिए, कौन सी मशीनें होनी चाहिए, क्या आप मतलब कि रिकॉर्ड रखोगे अपने बैचेस का, अपने स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं एक प्रेमिसेस को, एक कंपनी को, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो आपका शेड्यूल एम में आता है। तो समझ आ गया होगा कि यानी कि शेड्यूल एम में है क्या, यानी कि शेड्यूल एम डील्स विद GMP, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट बोले तो वही कुछ काम करते हैं तो हम उसको प्लांट बोल देते हैं ना। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है, देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक तरीके का ना रूल रेगुलेशंस वाला एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं, कि ये हमको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कि आपने ये काम ऐसे करना है। बोले तो अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, बोले तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो वहाँ पे किस एरिया में जाके उसको खोलना है, वहाँ पे पब्लिक प्लेस होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वाटर की सप्लाई कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो वो जो रूल रेगुलेशंस वो GMP द्वारा ही दिए जाते हैं, और उसी को बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो अच्छे तरीके से की जा रही है, ये इंश्योर करता है। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हैं, 16 पॉइंट्स हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, मैंने बस इसके अंदर का नहीं लिखा है, हेडिंग अगर आपको ये समझ आ गई बना के ही लिखना, रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे खुद में, तो यहाँ पे देखिए आप सारी चीज़ों को रटोगे, मेरे हिसाब से आपने रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि देखिए पहला पॉइंट है लोकेशन एंड सराउंडिंग एरिया, कि हमारी कंपनी कहाँ होनी चाहिए, कैसा एरिया होना चाहिए। तो देखिए आपको भी अगर थोड़ा दिमाग में आए कि देखिए ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं वो शहरी इलाके से हट के होती हैं, है ना, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा हट के हो, या फिर वहाँ पे कुछ डिस्पोजल वगैरह भी थोड़ा अलग एरिया में हो, तो कंपनी की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए। या बोले तो उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो बहुत ही बदबूदार हो, बहुत ही बेकार तालाब हो, ऐसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी खास उसकी वॉल्स पे पॉलिश वगैरह हो, POP वगैरह हो, या मतलब सारी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे लिखी होती हैं, ऐसा होना चाहिए। वाटर सप्लाई एकदम प्योर वाटर सप्लाई हो, कोई कंटामिनेंट वाटर वगैरह ना हो। वाटर का डिस्पोजल का भी पूरा प्रावधान वहाँ पे होना चाहिए, या बना के लिख सकते हैं। एंड जो स्टाफ है उसकी हेल्थ एकदम अच्छी होनी चाहिए, जो वहाँ पे कर्मचारी है, जो भी हम फार्मासिस्ट या जो भी अदर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनके क्लॉथ अच्छे होने चाहिए, और वो कंटामिनेंट फ्री होने चाहिए।
एंड स्टोर एरिया एकदम प्रॉपर स्टोर एरिया होना चाहिए जो भी हम मेडिसिन को स्टोर करेंगे। एंड वर्किंग स्पेस, जो भी रिक्वायर्ड वर्किंग स्पेस है वो वहाँ पे होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रो कंटामिनेंट होने चाहिए। एंड जो भी हमें चाहिए वो वहाँ पे सारे अवेलेबल हों। एंड मशीनरी, कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी वो आपने बता देना। मतलब बताने के मतलब आपने कोई स्पेशल मशीन का नाम नहीं लिखना, बस खुद पॉइंट ही बना के लिख देना कि जैसे आपने बताना होगा कि जो हमारे प्रेमिसेस है हम कंपनी स्टार्ट करें तो उसके लिए जो भी हमारी टैबलेट कोटिंग मशीन है या बोले तो हमारी कैप्सूल फिलिंग मशीन है वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे करके आप बना के लिखना, ठीक है। इक्विपमेंट जिसकी टैंक वगैरह हो, कैटल हो, जार हो, रोलर वगैरह हो, ऐसी चीज़ें। एंड मेडिकल सर्विस हो, कोई पैसा कोई हमारा जो भी काम करेगा वहाँ पे स्टाफ, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए मेडिकल सर्विस होनी चाहिए। BMR यानी कि जो हम वहाँ पे पूरा बैच काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना बैच नंबर है, कौन सा बैच कौन सी मेडिसिन बना रहा है, कितनी मेडिसिन बन चुकी है, वो सारा रिकॉर्ड। और एक मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मास्टर का मतलब है यानी कि एक रिकॉर्ड होता है, फॉर्मूला बोले तो एक पहले स्टैंडर्ड सा बनाया जाता है और उसी की देख देख करके हमें और चीज़ें बनानी होती हैं, तो उस मास्टर फॉर्मूला का रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किस मार्केट में हमारी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस इलाके में गई है। एंड रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट, कि जैसे मार्केट में जब ड्रग चली जाती है तो बहुत सारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाती हैं, कंप्लेंट आती हैं कि भाई आपकी ड्रग ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि आपकी जो ड्रग बन चुकी है फिर आपने टेस्ट करना है कि या बोले तो इवेल्युएट करना है कि वो ठीक है या नहीं है, सेफ़ है या इफेक्टिव नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो समझ आ गया होंगे आपको कि कैसे आपने हेडिंग को इनको बड़ा करके लिख देना है। बात करते हैं GMP गाइडलाइन। अगर आपने बतानी है, वैसे तो अगर शेड्यूल M ही पूछा जाता है, अगर सेपरेटली पूछ ली जाती हैं तो आपने इनके बारे में लिख देना होगा कि प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट वहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए। इस तरीके से हाइजीन जो है प्रोडक्शन में मेंटेन की जानी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट बोले तो स्टार्टिंग से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक पूरी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, बार बार टेस्ट किए जाते हैं। एंड पर्सनल स्टाफ जो भी उसको पूरी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की जानी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ये बोलते क्या क्या रीज़न से क्वालिटी घट सकती है, उस चीज़ को पूरा मैनेज करना चाहिए। एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ़ है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है, बोले तो डिटरमाइन करनी है। तो ये हमारे किस में आएगा, GMP में, ठीक है। डिटेल में चेक कर लेना, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर होलसेल एंड रिटेल सेल लाइसेंस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कि होलसेल एंड रिटेल सेल आपने देखिए सुना होगा, हमारी फार्मेसी दो टाइप्स की होती हैं, होलसेल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी बोलते हैं जिसको हम मेडिकल स्टोर नॉर्मली बोल देते हैं। एंड इन दोनों के लिए लाइसेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दो टाइप्स के हमारे लाइसेंस होते हैं। होलसेल का मतलब है यानी कि ऐसी फार्मेसी या बोले तो ऐसा सिस्टम कि जो बल्क में, जो कंपनी से या इंडस्ट्री से बल्क में सामान उठाता है और फिर कुछ कुछ अमाउंट में रिटेलर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, समझ गए होंगे। यानी कि दीज लाइसेंस इशूज टू दोज पर्सन हु सेल प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी टू द रिटेलर, जो कि कंपनी से रिटेलर को बेचता है। एंड रिटेल सेल यानी कि जो हम मेडिकल स्टोर जिसको बोलते हैं, यानी कि ये जो है होलसेल वालों से अपनी मेडिसिन को उठाते हैं और उनको कहाँ पे बेचते हैं, डायरेक्टली पेशेंट को बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होंगे। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट हमारा वो है डिफाइंड DTAB एंड इट्स फंक्शन। DTAB जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि DTAB का मतलब है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। लिख रखा है देखिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड is an advisory committee which constituted by government, central government under Drug and Cosmetic Act to advise central government and state government on technical matter arising in this act। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो बिना किसी मतलब बंदों के बोले तो वहाँ पे कुछ होंगे ना काम करने वाले या उसको कंट्रोल करने वाले, तो उसी में से एक है हमारी कमेटी DTAB, जो एडवाइस देती है किसी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ें यहाँ पे और इम्प्रूव की जानी चाहिए, कैसे और सेफ्टी पे फोकस किया जाना चाहिए, कैसे उसकी एफिकेसी को बढ़ाना चाहिए, तो वो हमारा DTAB कहलाता है। इसके फंक्शन या बोले तो ऑब्जेक्टिव से आपको समझ में आ जाएगा कि टू एडवाइस सेंट्रल एंड ड्रग गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर, जो भी टेक्निकल मैटर, टेक्निकल मैटर कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको मतलब कि फॉलो करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बोले तो कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वहाँ पे उसको सलाह देती हैं किसको, गवर्नमेंट को। एंड DTAB जो है वो आल्सो एडवाइस देता है कि इसको DCGI को, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये सबसे मेन आदमी होता है अपने इंडिया में। अगर हमारी कोई मेडिसिन है उसको अप्रूवल चाहिए, सपोज मेरी नई मेडिसिन बनी है, अब मैंने अप्रूवल कराना है, तो मैंने इसी के पास यानी कि DCGI जैसे सबसे ऊपर पद पे यही है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिनसे मैंने अप्रूवल लेना होगा।
तो ये जो DTAB है, यानी कि कमेटी है एक ऐसी, मतलब कि कई लोगों से मिलकर बनी हुई है जो कि इनको भी एडवाइस देती है। समझ रहे हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट आर द फंक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी पता है तो ये हर एक ज़िले के लिए होता है कि फार्मेसी फील्ड में, या बोलते हो फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी मेडिसिन बेची जा रही हैं या बनाई जा रही हैं जिस भी ज़िला के अंदर, तो ये उनके सेफ्टी को चेक करता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी यूज़फुलनेस को। ये कभी भी चेक कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। बोले तो वहाँ पे जो भी सैंपल्स हैं आपको, उनको ले जा करके लैब में भी देख सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो ये आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो देखिए या तो डिग्री होनी चाहिए, बोले तो डिप्लोमा होना चाहिए, मोस्टली डिग्री ही होती है आई थिंक। एंड मिनिमम एज जो है आपकी 21 कम से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। 30 के बाद वो फिर एलिजिबल नहीं होगा एप्लीकेशन के लिए। एंड फंक्शन क्या होते हैं, बोले तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम क्या होते हैं कि जो भी मेडिकल स्टोर है उनको चेक करना। ये तो आपको पता ही है, जो हर एक ज़िले में मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं वो DI उनको चेक करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को चेक करना, और जो भी हमारा DI होता है जो वो है कोई भी सैंपल को कलेक्ट कर सकता है और उनके एनालिसिस के लिए वो कहाँ पे लैब में भेज सकता है, उनको चेक कर सकता है कि आप कैसी मेडिसिन बेच रहे हैं, कहाँ से कैसे उठा रहे हैं। एंड DI जो है आल्सो इन्वेस्टिगेट कर सकता है आपका जो भी कंप्लेंट आप पे ऊपर लगाई हुई है कि आप कैसी मेडिसिन बेच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर कंप्लेंट कर दिया कि आप बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या चला रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड जो DI जो होता है वो आल्सो एग्जामिन रिकॉर्ड्स, रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, सबको वो चेक कर सकता है कि कहाँ से आपने फार्मेसी करी, कहाँ से नहीं करी, क्या सीन है, किसका लाइसेंस है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड है वो भी हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर लिए हैं। बात करते हैं फटाफट से यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि फार्मेसी एक्ट 1948। क्वेश्चन वही बनेगा कि क्या है आपका फार्मेसी एक्ट 1948 एंड उसका मकसद क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वहीं पुराने दिनों में चलते हैं 1930 के करीब में, कि उन दिनों अब एक एक्ट तो हमने पढ़ लिया जो कि हमारे ड्रग को कंट्रोल करेगा, ड्रग की एफिकेसी को कंट्रोल करेगा, ड्रग की सेफ्टी को कंट्रोल करेगा। लेकिन अब ड्रग को बेचेगा कौन, या बोले तो फार्मेसी एक ही जगह रुकी तो नहीं रहेगी, आगे जो भी जनरेशन आएगी उसको सिखाएगा कौन, क्या चीज़ें वहाँ पे सीखनी चाहिए। जैसे कि हम अभी फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है, जैसे कि ये जो सिलेबस है हमारा PCI के द्वारा दिया गया है, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी उठा कर देख लो सेम सिलेबस मिलेगा, मतलब सेम टॉपिक मिलेंगे, बस पैटर्न एग्जाम का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो यहाँ पे वही है फार्मेसी एक्ट, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया there was no restriction to practice the profession of pharmacy, so it was mishandled by person with no pharmacy knowledge। स्टार्टिंग दिनों में इंडिपेंडेंट डे से पहले कि इंडिया के अंदर कोई भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन, पूरे फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 1948 में, जिसको हम फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आपको और बेटर समझ आएगा कि टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, जो भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि देखिए हमारी जो फार्मेसी मतलब B.Pharm हम कर रहे हैं वो 4 साल का है, उसमें कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कब आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यही कंट्रोल करता है। यानी कि फार्मेसी एक्ट के बाद ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ, और फार्मेसी एक्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ किसका, PCI का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप जानते ही होंगे, हर एक कॉलेज को वहाँ से अप्रूवल लेना ही होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। जो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी लाइसेंस मिलेगा, तो वो भी इसी एक्ट के थ्रू ही होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे कि बोला मैंने कि जो PCI वगैरह जो है वो भी इसी एक्ट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, है ना। तो समझ आ गया कि क्यों ज़रूरी था और क्या इसका फ़ायदा हुआ। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है राइट इन डिटेल्स अबाउट PCI कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शन, कि PCI है क्या और उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। बोले तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो कैसे कंपोज की जाती है, एंड उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए PCI का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो बनाई गई थी, वो 1949 में स्टार्ट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका जो है हर बार कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हर बार मेंबर चेंज होते हैं 5 साल के बाद में।
और यहाँ पे देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, यानी कि किन किन बंदों की या बोले तो कौन कौन से मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर यानी कि जिनको हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्शन कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको नॉमिनेट करती है कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट वगैरह, स्टेट हुई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। एंड एक्स ऑफिसो मेंबर, जो कि पुराने मेंबर्स होते हैं और उनको मतलब एक बड़ा पद दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड यानी कि पहले जो 6 मेंबर है वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि UGC आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी कि UGC के द्वारा कुछ यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में से 6 मेंबर हमारे सेलेक्ट किए जाएंगे। ये हमारे इलेक्टेड मेंबर के अंदर आएंगे। एक जो मेंबर है वो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, और एक मेंबर जो है वो हमारा फार्मेसी काउंसिल, जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल होती है हर एक स्टेट की, वहाँ से एक एक मेंबर वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 6 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, AICTE या बोले तो UGC, इसके द्वारा। AICTE का मतलब क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कि देखिए हमारे जो भी ये कॉलेजेस होते हैं वो एक तो PCI के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूवल होते हैं, और AICTE को भी ये फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, जो कि हर एक स्टेट से लिया जाता है। ये हो गया आपके नॉमिनेटेड। बात करते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर। ये जो है पुराने मेंबर्स होते हैं जो कि बाद में आगे बड़े पद पे बैठा दिए जाते हैं। तो एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, पूरा हेल्थ सर्विस को जो कंट्रोल करता है वो डायरेक्टर जनरल। एंड द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, एनालिसिस की जाती है, जब ड्रग अप्रूवल के लिए जाती हैं तो उसका डायरेक्टर यहाँ पे होता है। एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हैं वही DCGI जो मैंने बोला था कि कौन सी ड्रग अप्रूव करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो ये होता है। तो ये है आपके कौन से मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, यानी कि PCI के इतने मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे आगे और लिखा है, यानी कि इन्हीं मेंबर्स में से सेलेक्ट किए जाते हैं। कौन सेलेक्ट किए जाते हैं, एक हम प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे PCI के लिए, वो इन्हीं मेंबर में से सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 5 मेंबर्स हम इन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, जो कि सेंट्रल काउंसिल जो कि होती है वो इसको इलेक्ट करती है। एंड एक यहाँ पे रजिस्ट्रार चाहिए होगा। तो ये जो है एक्चुअली में आप इनको बाद में लिखोगे, ये अलग होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर से। तो ये जो है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका PCI का, ठीक है। बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है PCI के, जैसे कि मैंने आपको कई बार बोल ही दिया है कि रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना, फार्मासिस्ट के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कौन सी एजुकेशन देनी, कौन से सब्जेक्ट देने, ये सारी चीज़ें। एंड टू फ्रेम एन एजुकेशनल पैटर्न एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी एजुकेशन का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि सपोज D फार्मा के लिए 2 साल का कोर्स रख दिया और B फार्मा के लिए 4 साल का रखते हैं, वो कई बार 3 साल का भी होता था पहले, तो वो चेंज करने का काम या बोले तो कौन सा ठीक रहेगा वो PCI का ही काम है। और जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं ये उनको भी चेक करता है कि सारी चीज़ें हैं या नहीं है, लैब वगैरह हैं या फिर नहीं है। लेकिन वो तो आपको खैर अच्छा खासा पता ही होगा कि कितनी अच्छी तरीके से चेक करते हैं। बहुत से कॉलेजों में लैब भी नहीं होती हैं, तो ये नॉर्मल है, इंडिया है, सब चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है मेंटेन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मेसी। जो भी रजिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, तो ये उनको भी मेंटेन करता है। बाकी और भी जो फार्मासिस्ट स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है हर एक स्टेट में, ये उनको भी ये रेगुलेट करता है बोले तो, इसी के अंदर इसका काम होता है। एंड अप्रूवल ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी, अगर हमने कोई फार्मेसी का कॉलेज खोलना है तो अप्रूवल हमने यहीं से लेना होगा। तो आई होप PCI के आपको काम समझ आके होंगे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बात करते हैं क्वेश्चन हमारा, राइट इन नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सपोज अभी हमने B.Pharm कंप्लीट कर लिया है, मैंने लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री और डिप्लोमा एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसी एजुकेशन फॉर कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। जो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, उसके अनुसार अगर आपने डिग्री कर ली है तो उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, देखिए 2 रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, सेंट्रल रजिस्टर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जहाँ पे आपका नाम दर्ज हो जाता है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो 2 टाइप्स के यहाँ पे रजिस्टर है, मैंने देखिए शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है कि पहला जो रजिस्टर होता है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ये होता है। तो इसमें क्या है, देखिए आपका नेम वगैरह, आपका रेजिडेंशियल एरिया एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा जाता है।
आपका जो डेट है यानी कि किस डेट को आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो डेट लिखी जाती है। क्वालिफिकेशन या बोले तो क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपकी देखी जाती है। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ये होता है। एंड आपका इसमें प्रोफेशनल एड्रेस भी मांगा जाता है कि आखिर आपका मेडिकल स्टोर क्या है, कहाँ है, या आपने कहाँ क्या काम कर रखा है, वो सारी चीज़ें। एंड उसके बाद सब सिक्वेंट रजिस्टर कि इसके बाद एक और रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट ही होता है कि उसमें जो है क्या करना होता है, एटलीस्ट आपकी एज 18 होनी चाहिए, ये तो मतलब उसमें भी देखा जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो आपको फीस है वो पे करनी होती है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है। एंड आप जो है रेजिडेंट होने चाहिए किसी स्टेट के, जैसे कि अगर आप यूपी के अंदर है तो आपको यूपी का ही लाइसेंस मिलेगा। अगर आपने कहीं और जाके मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में और कहीं काम करना है तो वहाँ पे अलग आपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये जो है दो तरीके से मतलब दो रजिस्टर होते हैं, फर्स्ट रजिस्टर एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर। बाकी आप डिटेल में इसको ज़रूर से चेक कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, कि क्या है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। आप बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि इसमें हम टॉयलेट को बनाएंगे और कैसे, किस चीज़ पे ध्यान रखना है, उस चीज़ का हम यहाँ पे मतलब कि स्टडी करेंगे। नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल ये कुछ भी ऐसा नहीं। देखिए टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब क्या है, मीन्स एनी प्रोडक्ट विच यूज टू इम्प्रूव और डिटॉक्सीफाइंग बॉडी, स्किन, हेयर, इन सभी चीज़ों के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि सपोज़ हमने अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है या और उसको अट्रैक्टिव दिखाना है, या बोले तो आप परफ्यूम वगैरह बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को जो हमारी स्किन की जो है अपीयरेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, बोले तो उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, वो हमारे टॉयलेट प्रिपरेशन कहलाते हैं। और उनके अंदर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए मेडिसिनल जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर भी हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसकी कप सिरप के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द कप सिरप में आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा। और भी कई हमारे प्रोडक्ट होते हैं मेडिसिन्स जिसमें हम अल्कोहल को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें ये जो एक्ट है वो किस लिए आया था। देखिए आप एग्जाम्पल सपोज करके चलना कि यहाँ पे ये जो है हमारा मेडिसिन, यहाँ पे ये कंपनी है और यहाँ पे देखिए हम अल्कोहल किसके रूप में लेते हैं, बेवरेजेस के रूप में, यानी कि बियर्स वगैरह हम पीने में या वो भी आप जानते हैं सारी चीज़ें। तो मेडिसिन्स के लिए भी वही अल्कोहल यूज़ हो रही है एंड बियर बनाने में भी वही अल्कोहल यूज़ हो रही है। लेकिन ये जो बियर बनाने के लिए जो अल्कोहल यूज़ की जाती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, उस पर ना बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह हमारी सरकार लेती है। तो इसी को यानी कि जो हमारी अल्कोहल है उसका मिसयूज करने से बचाने के लिए एक एक्ट को लाया गया था। कि पहले क्या थी, यानी कि पहले जो कंपनी क्या करती थी इस एक्ट के पहले, कि जो मेडिसिन के लिए जो हमारी अल्कोहल थोड़े कम रूप में मिलती थी, तो बियर बनाने के लिए भी ये भी मतलब कि जैसे कि यहाँ पे करप्शन तो चलता ही है, उसके थ्रू वहीं से उसको उठा लेती थी, बोले तो कम रुपए में ही अल्कोहल ये बेचती थी। और कर यानी कि टैक्स वगैरह भी ये अपनी सरकार को नहीं देती थी। तो इसी को रोकने के लिए बोले तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1955 टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए, अगर एक टर्म में आपने इसको डिफाइन करना है तो सिंपली यही समझ लो कि बस यहाँ पे अल्कोहल के मिसयूज को कंट्रोल किया गया है। एंड टू कलेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। और जो भी प्रिपरेशन या जो भी ड्रग्स बन रही हैं, देखिए ड्रग्स पे भी तो कुछ हमारा टैक्स वगैरह लिया जाएगा, लेकिन हाँ जो बियर्स वगैरह बन रही है उनसे बहुत कम लिया जाएगा। तो ये जो है एक्ट इसी के लिए आया था। तो आई होप इसका आपको मतलब समझ आ गया होगा। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए पहला, टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस, वही जो बियर वगैरह है, शराब वगैरह है, तो उसमें जो मिसयूज करते थे हम अल्कोहल का, वो यहाँ पे रुक गया है, मतलब इसका ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है टू कलेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट विच कंटेनिंग अल्कोहल, ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर अल्कोहल हो, तो ये जो है उनसे टैक्स वगैरह भी इसी की वजह से आने लगा था, वरना कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देता था सही तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। बात करते हैं अब डेफिनेशन के बारे में, जो कि नेक्स्ट हमारा वो है डिफाइन नारकोटिक ड्रग विद 5 एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली 4 यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे थे, तो मैंने वही यहाँ पे दिखा दिया है। तो देखिए रटना नहीं, देखिए नारकोटिक का मतलब आपने वैसे तो पता ही होगा, लेकिन ये जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड नार्को से आया था, जिसका मतलब है टू मेक नम्ब। नम्ब का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमें नींद सी आ जाती है, जिसको हम सुस्ती आप बोल सकते हैं, CNS हमारा डिप्रेस हो जाता है, नींद सी आती है, उसको हम नम्ब बोलते हैं। तो ये हमारी नारकोटिक जो ड्रग होती है वो एडिक्टेड होती हैं, यानी कि जिसको खाने के बाद हमको नींद सी आती है, वो हमारी नारकोटिक ड्रग है। तो नारकोटिक ड्रग आर दोज ड्रग विच एक्ट ऑन CNS एंड रिड्यूस पेन, अल्टर मूड एंड बिहेवियर एंड इंड्यूस स्लीप। जो पेन को तो कम करती हैं और
स्लीप वगैरह बहुत जल्दी लाती हैं। तो ये हमारी नारकोटिक है। एग्जांपल मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, डाईहाइड्रोकोडीन है एंड फेंटानिल है। तो ये आपकी क्या है, नारकोटिक है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, आपकी थर्ड यूनिट खत्म हुई एंड यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है यूनिट फोर्थ। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे यूनिट फोर्थ में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो एक एक्ट है, देखिए नेम है इसका ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब देखिए मैजिक का मतलब होता है जादू करना, रेमेडी बोले तो सावधान, यानी कि ये एक्ट किस लिए लाया गया था, पहले इसका मकसद आप समझना। तो मैंने लिखा है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1954 फॉर रेगुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम ड्रग विच शो मैजिक रेमेडीज इन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ऐड का ज़माना है, हर एक को पता है डिजिटल ज़माना है। अगर आप मेरी वीडियो भी चलाओगे तो उसमें भी कई सारे ऐड अभी भी आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ को अगर फेमस करना है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी नेसेसरी है। तो यहाँ पे कुछ एक्ट था, बोले तो किन किन चीज़ों को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, वो ही है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। पहला नंबर ये कि देखिए हर एक ड्रग को हम क्या कर एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अब हम बोलेंगे कि डायबिटीज़ के लिए ये वाली मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाओगे, अगर हम इसको एडवर्टाइज करेंगे तो हर कोई ही मेडिसिन खुद ब खुद लेने लग जाएगा। यानी कि लिमिट होनी चाहिए ना, किन मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ सुने होंगे आपने, जैसे बाबा वगैरह होते हैं वो झाड़ फूंक करते हैं कि और गारंटी सी देते हैं कि ये बस कुछ दिनों बाद कैंसर का इलाज, डायबिटीज़ ख़त्म करो, पीलिया ख़त्म करो, वो ख़त्म करो। तो उनको भी रोकने के लिए हमारा एक्ट आया था, क्या है हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। ऑब्जेक्टिव से देखिए आप समझोगे, यानी कि टू कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। हर एक ड्रग का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये हमारा क्या है, कंट्रोल करता है एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पे वो है टू कंट्रोल मैजिक रेमेडीज या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग। अब झूठा आप बोल रहे हैं कि हमारी ड्रग ऐसी है जो कि 15 दिन में कैंसर को ठीक कर देगी, 15 दिन में डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक कर देगी, या 15 दिन में आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे भी आप एडवर्टाइजमेंट को नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। समझ गए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आखिरी एडवर्टाइजमेंट होता क्या है और कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट रोक दिए गए हैं, बोले तो बैन है। ये क्वेश्चन कई बार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है। फ्रॉम लैटिन वर्ड से जो आया था यह है एडवर्टर। एडवर्टर का मतलब है यानी कि मीन टू टर्न अटेंशन टूवर्ड स्पेसिफिक थिंग, किसी एक चीज़ के ऊपर फुल फोकस करना, अटेंशन लाना सभी पब्लिक की, तो उसको ही बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा ना बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ की जाती हैं जिससे कि हम यानी कि हम पब्लिक उसको देखें और वहाँ पे उस पर अटेंशन दें। तो मतलब तो आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करी कि कहाँ से वर्ड आया था। तो एडवर्टाइजमेंट आर नोटिस सर्कुलर वीडियो डेट प्रमोट ए प्रोडक्ट, एक सर्विस एंड एनी ब्रांड, यानी कि एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा सर्कुलर, एक ऐसा नोटिस जो कि किसी ब्रांड को प्रमोट करता हो और किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ठीक है। अब कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट मेडिसिन के अंदर नहीं कर सकते, देखिए पहला है देखिए एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज, यानी कि ऐसी रेमेडी जो कि झूठा फाल्स क्लेम करती हैं कि हमारी मेडिसिन ऐसी है कि इतने दिनों में आप ऐसे हो जाओगे, 15 दिनों में आप लंबे हो जाओगे, 20 दिनों में आप ऐसे हो जाओगे। तो ऐसे बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एनी ड्रग फॉर प्रिवेंटिंग कंसेप्शन इन वुमेन, कोई भी ऐसी ड्रग जो ऐसी हो कि इसे खाने के बाद अब प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं होंगी वुमेन, तो इनको भी बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, ये हमारी प्रोहिबिटेड ड्रग है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसी ड्रग फॉर रिमूविंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, कि कोई भाई हमारा ऐड दिखा रहा है कि आप ऐसी मेडिसिन ले लो कि आपको कभी पीरियड्स ही नहीं आए। तो एक्चुअली में वो रुक नहीं सकती प्रोसेस, लेकिन फिर भी झूठा क्लेम करना, ऐसे ऐड भी यहाँ पे दिखाने नहीं चाहिए, बोले तो दिखाए नहीं जाते हैं, ये प्रोहिबिटेड ऐड है। नेक्स्ट है देखिए फॉर इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर इन ह्यूमन, यानी कि कोई बोल रहा है, जिसके देखे भी होंगे कि ये वाली गोली खा लो, आपका जो मतलब कि स्टेमिना है इतना बढ़ जाएगा, आप इतने लंबे टाइम तक कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल फाल्स होता है, बिल्कुल ये भी ऐड यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। एंड नेक्स्ट एनी ड्रग विच प्रोवाइड फाल्स इंप्रेशन, जो कि फाल्स इंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एनी ड्रग विच क्लेम्स टू ट्रीट कैंसर, डायबिटीज़, ब्रेन डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, यानी कि ऐसी डिसीज जो कि अनट्रीटेबल है, जो ठीक नहीं हो रही है एक्चुअल मेडिसिन से, और कोई बंदा आकर के कहे अपने ऐड में कि ये लो, ये मेडिसिन ऐसी है कि ये हमारे ब्लड पॉइजनिंग को ठीक कर देगी, ये डायबिटीज़ को 15 दिनों में, 20 दिनों में, महीनों में ठीक कर देगी, या बोले तो कैंसर का इलाज यही से हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए हमारा वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन द क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये क्या है,
देखिए नाम में ही आ रहा है कि प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, यानी कि देखिए हम एनिमल्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो जो हम मेडिसिन बनाते हैं सबसे पहले एनिमल्स पे ही परफॉर्म की जाती हैं। अब एनिमल्स पे ना हम बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार सा ही करते हैं एक तरीके से। तो कितना हमने उन पे अत्याचार करना है, कितने लिमिटेड तरीके से अपनी मेडिसिन उन पे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ आ ही गया होगा, यानी कि टू प्रिवेंट क्रूएल्टी एंड अननेसेसरी पेन ऑन एनिमल्स। एनिमल्स में अननेसेसरी पेन को कंट्रोल करना, उन सारी चीज़ों को रोकना, उसका ये मकसद था। एंड जो भी हम एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, हमारी कोई नई ड्रग आई है उसको हमने चेक करना है, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस यही एक्ट देता है कि आपने किन किन गाइडलाइन को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर से ही आता है, मतलब ये फुल फॉर्म आ जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं। तो पहला CPCSE, इसका मतलब है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। एक कमेटी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं एनिमल्स में, तो ये उनको कंट्रोल करती है। एक है DPCO यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि ड्रग का जो प्राइस है उसको कंट्रोल करता है। एक है NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एजेंशियल मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम बिना डॉक्टर के परमिशन के ले सकते हैं, उनको हम NLEM शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एजेंशियल मेडिसिन। एक है IAEC यानी कि इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी, कि कैसे हमने उन पर बिहेव करना है एनिमल्स के ऊपर, तो ये जो है उसमें सिखाया जाता है। ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अभी जो है हमारी यूनिट 4 भी यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब लास्ट में हम यूनिट 5 की बात करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है देखिए वो है डिफाइन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस एंड डिफाइन हाथी कमेटी। हाँ, ये हाथी कमेटी वाला भी पूछ लिया जाता है और कन्फ्यूजिंग है ज़्यादा। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब है रिलेटेड टू ड्रग, या बोले तो रिलेटेड टू फार्मेसी। एंड लेजिस्लेशंस का मतलब भी वही है, रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस आर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग विच इंश्योर द क्वालिटी एफिकेसी एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग। यानी कि देखिए जो अभी आपने यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन देखी थी कि क्या है आपका फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस, सेम वही है कि क्या है आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। यानी कि एक तरीके से जो भी हमारी ड्रग है, जो हमारी ड्रग बन रही है, उसको इंश्योर करना है उसकी क्वालिटी को, कि भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेडिसिन है, बिल्कुल इफेक्टिव है और एकदम सेफ है। तो उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस, कुछ कंट्रोलेशन यहाँ पे बनाए गए थे, उन्हीं को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस लेजिस्लेशंस वर्क एज बैकबोन ऑफ अवर हेल्थ केयर सिस्टम। जो हेल्थ केयर सिस्टम उसकी बैकबोन की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाथी कमेटी क्या है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी की कमेटी बनाई गई थी, अब तो हाथियों के लिए बनाई गई थी। तो ये ना हाथी जो है एक सरनेम है, एक जो भी है हमारे मतलब गुजर चुके हैं वो जो भी फार्मेसी के फील्ड में होंगे, तो उनका नाम था देखिए, दिस कमिटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जयसुख लाल हाथी। ये उनका सरनेम ही होगा जब इनके पीछे लगा हुआ है जयसुख लाल हाथी। तो ये जो है उन्हीं के नेम की वजह से, क्योंकि वो उसके चेयरमैन थे एक कमेटी के, तो उसी के नेम पर इनका नाम मतलब कमेटी का नाम भी हाथी कमेटी रख दिया। ठीक है, अब ये हाथी कमेटी थी क्या, इसका मकसद क्या था बनाने का। तो देखिए 1974 और 1975 के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी को अपॉइंट किया। किसके लिए, एक स्पेशल फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो मॉनिटर करने के लिए। यानी कि आप इंडस्ट्री में जाओ और चेक करो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ करने में, इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में मतलब कि रुकावट बन रहे, या तो उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। किसकी चेयरमैनशिप में, जयसुख लाल हाथी की चेयरमैनशिप में। और उन्हीं के सरनेम की वजह से, या जो नेम इनके पीछे जुड़ा हुआ है उसी की वजह से इस कमेटी को हाथी कमेटी नेम दिया गया। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं व्हाट इज़ द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। एथिक्स का मतलब समझ, यानी कि मैनर, बिहेवियर या मोरल। जैसे कि हमारे क्या एथिक्स हैं, हमें अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी है, उनको सम्मान देना है, छोटों से मोहब्बत से बात करनी है। तो ये जो है हमारे एथिक्स हैं कि हमने अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है। तो ये जो एथिक्स होते हैं सेम इसी तरीके से एक फार्मासिस्ट के लिए भी होते हैं, जिनको हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स बोलते हैं। यानी कि सपोज़ अगर फार्मासिस्ट किसी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है, बोले तो किसी मेडिकल स्टोर पे है, तो उसने अगर प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा है तो उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है, जिससे कि पेशेंट को ऐसा लगे कि भाई क्या ही बीमारी है, या पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। तो वही हैं आपके फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स। तो लिखा है कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स आर द रूल विच प्रोवाइडेड बाई PCI। ये जो है PCI के द्वारा कुछ रूल या प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि आपने ऐसे करके बिहेव करना है।
तो फार्मासिस्ट विच गाइड फार्मासिस्ट रिगार्डिंग हाउ टू बिहेव विद पेशेंट एंड सोसाइटी, यानी कि जो फार्मासिस्ट के लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि अपने पेशेंट के साथ और सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है, तो वही है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI या बोलते तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब देखिए इसी में आपको समझ आ जाएगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है राइट ऑफ इंडियन सिटीजन टू आस्क एनी क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से अभी फ़िलहाल में किसी भी मुद्दे पे छेड़ सकते हैं बात को कि भाई इसका हमें बताइए कि ये जो हम टैक्स वगैरह दे रहे हैं, बोले तो हम इतने रुपये दे रहे हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, हम तो नहीं, तो उनका रुपये कहाँ पे लग रहा है, शिक्षा में कितना लग रहा है, जो बजट पास होता है पूरा बता देना इन्फॉर्मेशन। यानी कि हर एक जनता का हक है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट जो है क्या काम कर रही है, कहाँ पर रुपये खर्च कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। यानी कि इससे हमारी जनता उसको एक ताकत मिली कि वो गवर्नमेंट से अपना हक तरीके से एकदम अच्छी तरीके से पूछ सकती है कि आखिर उन्होंने रुपया कहाँ खर्च किया, कहाँ से रुपये आए, कैसे क्या हुआ। तो वही आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट समझ आ गया। यानी कि RTI एक्ट इज़ एन एक्ट बाई विच सिटीजन्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एनी इशू। किसी भी इशू पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या हो, करप्शन थोड़ा कम हो गया। पहले क्या सीन था कि देखिए अगर हमारी कंपनी नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर उससे हम पहले कुछ पूछ नहीं सकते थे 2005 से पहले कि वो कहाँ से रुपये ला रही है, कहाँ पे खर्च करी, कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन उससे थोड़ा करप्शन कम हुआ एंड डेमोक्रेसी थोड़ी इम्प्रूव हुई है ना, थोड़ा उसमें फोर्स वहाँ पे हुआ। और इसके अलावा देखिए इससे और क्या फ़ायदा हुआ, देखिए जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो हम लोग हैं, अब हमको इतनी नॉलेज हो जाएगी जब वो गवर्नमेंट बताएगी कि यहाँ पे खर्चा हुआ, यहाँ से रुपये आए, तो यानी कि हम गवर्नमेंट के बारे में जान सकते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट कर क्या काम रही है ना। एंड इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है जो भी इन्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी काम चल रहा है अंदर बाहर वो हमको दिख जाता है। अब कितने तरीके से एक इफेक्टिव तरीके से इसका हम यूज़ कर रहे हैं वो तो आपके सामने है ही। खैर छोड़ो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए प्रॉपर्टी हमारी दो तरह की होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी लेगा तो मैं यहाँ पर मारूंगा कि मेरा फ़ोन है, मेरा है भाई, मेरा राइट है ना। मेरा घर पे अगर कोई फालतू का कोई आके रहने लग जाएगा मतलब वो मेरा हक है। ठीक इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे खुद का राइट होना। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि एनी आइडिया, एनी डिज़ाइन, एनी इन्वेंशन। एग्जाम्पल सपोज करिए जैसे कि मेरा चैनल है, ये आपका चैनल है मतलब फार्मेसी वाला, अब इसको चला तो मैं ही रहा हूँ, यानी कि अब सपोज करिए कोई बंदा मेरी वीडियोस को सेम उठा करके डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालता है, तो मेरे पास राइट होता है कि मैं उसके चैनल को कभी भी वहाँ से उड़ा सकता हूँ या बोले तो उसकी वीडियो को टेक डाउन करवा सकता हूँ। तो यानी कि किसी भी आइडिया को, किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी इन्वेंशन को एकदम अपने राइट रखना, बोले तो कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता जब तक मैं परमिशन ना दे दूँ। तो वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या बोले तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये आपके राइट्स होते हैं। तो वही लिखा है कि देखिए IPR एक्ट इज़ एन एक्ट IPR एक्ट इज़ एन एक्ट विच प्रोटेक्ट अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज आइडिया, इन्वेंशन और डिज़ाइन। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे कि किसी का कोई नया आइडिया है तो आप उसको चुरा नहीं सकते, वहाँ पे आपने लिखा होगा ना ट्रेडमार्क लगे होते हैं, जैसे कि पेटेंट उसको करा लेता है एंड ट्रेडमार्क उस पर लगे होते हैं, कॉपीराइट इशूज़ वगैरह होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। आपने देखा भी होगा हर एक कंपनी के एक नया नाम होता है, जिसके अपोलो अगर फार्मेसी है, अगर अपोलो फार्मेसी का नेम कोई लेता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसका राइट है, वो कभी भी उस कंपनी को बैन करवा सकती है। तो आई होप ये जो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ ही गए होंगे। एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, 1.5 घंटे से मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाले ऐप में मिलेंगे, सारे जो ये क्वेश्चंस हैं 23 आपके कवर हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।